हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नवोदय अवस्थी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आपके यूट्यूब चैनल मेडिकल एंट्रेंस मेडिएटिक्स में। स्टूडेंट्स, आज मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपको दो चैप्टर में मिलता है। एक आपको ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में मिलता है और दूसरा ये आपको मिलता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में। और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि जो पहले एम्स का एग्जाम होता था अब तो वो नीट के साथ कंबाइन कर दिया। जब एम्स अलग से होता था तब इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन हर 1-2 साल में अल्टरनेट वे में पूछे ही जाते थे। ये आपके सामने एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। इस बेटा फ्लो चार्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ये फ्लो चार्ट आपके सामने दे दिया जाता है और यहाँ आपको ABCD करके पूछा जाता है कि A क्या है, B क्या है, C क्या है। ये बच्चों को लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो इसको छोड़ देते हैं। इवन समझो ये आपके लिए बोनस मार्किंग है, क्योंकि बहुत ही सिंपल इसकी मैकेनिज्म है। अगर आप एक बार इसको समझ लेते हो तो वो फ्री के आपको वो 4 नंबर दे के जाता है। तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझाने वाला हूँ, पूरी मैकेनिज्म कैसे होती है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले चलो इसको शुरू करते हैं। जो रेगुलेशन होता है बीपी का, जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है, तो उसके कई सारे मेथड होते हैं। उसमें से एक आता है रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम मैकेनिज्म, रास बोलते हैं इसको, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम मैकेनिज्म। अब ये रास क्या है, अब इसमें देखते हैं। पहला नाम देखो, इस RAS में R का मतलब है रेनिन। ये रेनिन एक सब्सटेंस है, दूसरा है एंजियोटेंसिन, दूसरा ये अलग सब्सटेंस है। इन दोनों सब्सटेंसेस के, इन दोनों केमिकल जो मैसेंजर है, इनके बेस पर ही ये पूरी मैकेनिज्म रन होती है और आगे हम ब्लड प्रेशर को हम रेगुलेट कर लेते हैं। अब सबसे पहले एक जगह आती है ग्लोमेरुलर जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। ये आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ी हुई है। जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस क्या है, यहाँ से एक सब्सटेंस का सिक्रीशन होता है जिसका कि नाम है रेनिन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। रेनिन का सिक्रीशन कहाँ से होता है, तो आपको याद रखना है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस से। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बहुत अच्छा है। वही पूछा है किन कंडीशन में, ऐसा तो है नहीं कि ये नॉर्मल कंडीशन में रेनिन का सिक्रीशन करेगा। ये कब रेनिन का सिक्रीशन करता है, तो इसकी जो पहली कंडीशन है वो तो है भाई बेटा ये लो बीपी। पहली कंडीशन है आपका जब बीपी कम हो जाए तब। सेकंड कंडीशन है जब ECF जो होता है आपका एक्स्ट्रा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसका वॉल्यूम है वो कम हो जाए, ठीक है। और थर्ड कंडीशन है जब प्लाज्मा में, आपके जो प्लाज्मा है उसमें सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाए। इन 3 कंडीशन में JG एपरेटस एक्टिव हो जाता है। कौन कौन सी, आपका बीपी कम हो जाए, आपका ECF यानी कि मैं बोलूँ ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, ECF का वॉल्यूम कम हो जाए, और प्लाज्मा में सोडियम का लेवल कम हो जाए, तो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस ये एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है, रेनिन का सिक्रीशन करता है। अब ये रेनिन क्या करेगा, ये प्लाज्मा में जाएगा और वहाँ पहले से एक इनएक्टिव सब्सटेंस पाया जाता है एंजियोटेंसिनोजन। मैं इसको अभी AG के फॉर्म में लिख रहा हूँ, एंजियोटेंसिनोजन। और उस इनएक्टिव एंजियोटेंसिनोजन को ये रेनिन आता है और कन्वर्ट कर देता है किसमें, एंजियोटेंसिन। AG जो मैं लिख रहा हूँ ये एंजियोटेंसिन है, ठीक है। जो RAS का जो A था ना, R तो आपने यहाँ देख लिया रेनिन, और जो बचा हुआ A है वो ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट है। उसी का इनएक्टिव स्टेज जो है उसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन। जन मतलब जनरेटिंग, जो एंजियोटेंसिन को जनरेट कर रहा है यानी कि एंजियोटेंसिनोजन। अब ये बन गया एंजियोटेंसिन फर्स्ट। अब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट फर्दर एक्टिवेट होता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। ये कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन सेकंड में, किसकी वजह से, लंग्स से एक और सब्सटेंस आता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसको आपको याद रखना है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। ये ACE आएगा, ये क्या करेगा, फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट करेगा। फिर सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ ये कन्वर्ट होते हैं एंजियोटेंसिनेजेस की वजह से। किससे, एंजियोटेंसिनेजेस। ये आपको याद रखना है। ये आपको अगर एक्सट्रीम सिचुएशन में क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा, सेकंड का कन्वर्जन थर्ड में किससे होता है या थर्ड का फोर्थ में किससे होता है, तो होता है एंजियोटेंसिनेजेस की मदद से। अब ये तीनों की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होती है वो एक जैसी होती है। ये पहली बात तो ये तीनों जो होते हैं वो अच्छे वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर हैं, यानी कि ब्लड वेसल को वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे यानी कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। जो पहले आपका बीपी यहाँ कम हुआ था, यहाँ क्या हुआ है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वैसे वो बीपी रेगुलेट हो जाएगा। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ये क्या करते हैं, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाएंगे। कॉर्टेक्स और मेडुला मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, जब मैंने एड्रिनल ग्लैंड पढ़ाई थी, किससे कौन से हार्मोन निकलते हैं, कौन सी ट्रिक है, वो सब आप वहाँ जाके देख सकते हैं। एंडोक्राइन वीडियो, एंडोक्राइन लेक्चर मैंने पूरी प्लेलिस्ट में पढ़े हुए हैं, आप सभी वीडियो को वहाँ देख सकते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन कराते हैं।
अब ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये H2O का सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन करेगा। ये H2O का और सोडियम आयन का क्या करता है, ये रीअब्जॉर्प्शन। अब ये रीअब्जॉर्ब कर रहा है उनको, यानी कि बॉडी में बाहर जाने से रोक रहा है। जो H2O सोडियम आयन बॉडी से बाहर जाना चाह रहे थे उनको बाहर नहीं जाने दिया, इसने वापस से ट्यूब्यूल के थ्रू रीअब्जॉर्ब कर लिया। तो उससे क्या किया इसने क्या किया, ECF के वॉल्यूम को बढ़ा लिया। तो देखो दूसरी चीज़ भी रेगुलेट होगी। ECF का वॉल्यूम जो यहाँ कम हो रहा था वो इसने ECF का वॉल्यूम भी बढ़ा दिया और रीअब्जॉर्ब कर लिया सोडियम आयन को। तो देखो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन भी बढ़ा दिया। और ये क्या करेगा, ECF का वॉल्यूम बढ़ा यानी कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया। ECF यानी कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो कम BP था, जो BP पहले कम हो रहा था वो अब क्या होगा, वो नॉर्मल पे आ जाएगा। अगर यही BP पहले नॉर्मल होता तो ये BP बढ़ जाता, यानी कि ये कम से उसको नॉर्मल पे लेके आया और नॉर्मल से और बढ़ाएगा। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों में इस एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें ये BP भी बढ़ने लगता है नॉर्मल कंडीशन से। आपके घर में कई सारे लोग होंगे जिनको BP की शिकायत होती है, तो उनको जो ड्रग दिए जाते हैं, टेलमीसेटिन, कैंडीसेटिन, कई सारे ऐसे ड्रग्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस एल्डोस्टेरोन को रोकेंगी। कुछ ड्रग तो ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली इस एल्डोस्टेरोन के सीक्रेशन को कम कर देंगी, या फिर कुछ होती हैं वो कुछ रेनिन का सीक्रेशन कम करेंगी, कुछ इसको इनिबिट करेंगी, जो आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है। अगर ये इनिबिट हो गया तो सीधी सी बात है, फर्स्ट है वो सेकंड में नहीं जा पाएगा, और सेकंड में नहीं जाएगा तो एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन ही कॉर्टेक्स पे नहीं हो पाएगा। ऐसे ही रेनिन का अगर सीक्रेशन कम कर दिया तो एंजियोटेंसिनोजन ही एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, या फिर आपने डायरेक्टली एल्डोस्टेरोन को रोक दिया। तो जो कई सारी BP की जो ड्रग होती हैं उनका बेटा मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे काम करती हैं, तो वो या तो डायरेक्टली एल्डोस्टेरोन को रोकेंगे या फिर इनडायरेक्टली, यानी कि इस इनिबिटर होंगी वो, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को रोक देंगी, इसको इनिबिट कर देंगी, या फिर इन एंजियोटेंसिन को फॉर्म ही नहीं होने देंगी, रेनिन के सीक्रेशन को रोक देंगी। तो इस तरीके से वो इस BP को नॉर्मल लेवल में रखते हैं। तो आपको एक बार और रिवीजन करा देता हूँ मैं। सबसे पहले कभी BP नॉर्मल हुआ, या ECF का वॉल्यूम जो है वो कम हुआ, या प्लाज्मा सोडियम की कंसंट्रेशन कम हुई, तो JG अपरेटस से रेनिन का सीक्रेशन होता है। ये रेनिन प्लाज्मा में जाता है और वहाँ इनएक्टिव होता है एक सब्सटेंस एंजियोटेंसिनोजन, उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। फिर लंग्स से आता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE, वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकेंड में कन्वर्ट करता है। फिर एंजियोटेंसिनेजेज आता है जो कि सेकेंड को थर्ड और थर्ड को फोर्थ में भी यही कन्वर्ट करता है। ये तीनों जो हैं सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यही अपना मैकेनिज्म दिखाते हैं। जो भी इफेक्ट्स होता है वो इनकी वजह से ही होता है। तो इनका पहला काम है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, पहले ही ये थोड़ा सा BP नॉर्मल कर देंगे। उसके अलावा मेन काम करता है ये एल्डोस्टेरोन को सीक्रेशन कराएगा, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स पर जाएगा, वहाँ से इसका सीक्रेशन होगा, और ये क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H2O और सोडियम आयन करेगा। इससे पहला आपका काम हो गया, सोडियम आयन का जो लेवल था प्लाज्मा में वो कम हो गया था, वो बढ़ गया। फिर ECF का वॉल्यूम बढ़ा देगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा देगा, अल्टीमेटली ये BP को नॉर्मल लेवल पर ले आएगा। तो ये इस तरीके से ये रास मैकेनिज्म रन होती है। ये बेटा आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ड्रॉ कर लें अपनी को नोटबुक पे, और ये ABCD करके बहुत ज़्यादा चांस है कि आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको पूरा याद रखें। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।